हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं, वही चैप्टर 2 का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट क्लास में हमने इसी चैप्टर का सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था। आज हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी को सोल प्रोप्राइटरशिप की वीडियो देखनी है, समझना है टॉपिक, तो आप मेरी पिछली पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम पढ़ रहे थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कि जब हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो उसमें हमें एक चॉइस रखनी पड़ती है कि हम किस तरीके का बिजनेस सिलेक्ट करें और किस तरीके के बिजनेस में हम जाएं। तो इसमें कुछ टाइप्स थे बिजनेस के, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप हम पढ़ चुके हैं। आज हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप का मतलब होता है कि एक रिलेशन दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में, जिन्होंने आपस में ये एग्री किया हो कि वो एक बिजनेस करने जा रहे हैं और उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो उतना आपस में बांटेंगे। तो ये होती है पार्टनरशिप, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर आपस में बिजनेस करते हैं। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, वो ये बताता है कि दो लोगों का रिलेशन जिन्होंने आपस में प्रॉफिट को बांटने के लिए आपस में प्रॉमिस किया हो, तो वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर होते हैं। अब हम इसके फीचर्स पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप क्या कहता है, पार्टनरशिप कैसा होता है। सबसे पहला है इसमें फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में पार्टनरशिप जो है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत ही बनती है। ये तभी एग्जिस्टेंस में आती है, तभी इसको माना जाता है जब इसमें एक एग्रीमेंट हो जाता है पार्टनर्स के बीच में, और जो भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं उसको पार्टनर्स को मानना होता है। उसमें ये लिखा होता है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस इस तरीके से होंगे कि सबको बराबर बराबर मिलेगा। उसमें यह भी होता है कि बिजनेस जो है वो एक प्रॉफिट मोटिव से ही चलेगा। अगर वो दो लोग आपस में एक चैरिटेबल पर्पस के लिए बिजनेस करने आ रहे हैं तो उसको पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। ये इसकी फॉर्मेशन हमें बताती है। पार्टनरशिप में दो पर्सन होने जरूरी हैं और ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में जो है माइनर नहीं होना चाहिए, यानी कि 18 ईयर्स से कम वाला पर्सन पार्टनरशिप में नहीं एंटर कर सकता, या फिर जो अनसाउंड माइंड जिसका हो, जो माइंड से स्टेबल ना हो, वो भी पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता। और थर्ड होता है डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ। अगर किसी को डिसक्वालिफाई कर दिया गया हो किसी भी लॉ से तो वो भी पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता। अब बात आती है लायबिलिटी की। जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। लायबिलिटी जो होती है पार्टनर की वो जॉइंट होती है। वो कहीं ना कहीं हर एक पार्टनर, चाहे दो हो पार्टनर या दो से ज्यादा हो, वो कहीं ना कहीं लायबल होते हैं अपने फर्म के क्रेडिटर्स के लिए। अगर फर्म के एसेट जो हैं वो फर्म की लायबिलिटी से पूरी तरीके से मैच नहीं हो रखे होते तो फर्म के जो क्रेडिटर हैं वो अपना अमाउंट किसी भी पार्टनर के प्राइवेट एसेट से पूरा रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में भी पढ़ा था कि जो सोल प्रोप्राइटर यानी कि जो ओनर की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर उसके एसेट बिजनेस की लायबिलिटी से मैच ना करें तो उसकी इस हद तक उसकी रिकवरी लॉस की करनी पड़ती है कि उसके प्राइवेट एसेट को बेचना भी पड़ सकता है। तो ऐसे ही सेम केस पार्टनरशिप में भी होता है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी भी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। पर्सनल एसेट्स हम हर एक पार्टनर्स के यूज कर सकते हैं अगर हमें बिजनेस एसेट्स को पूरा करना है, बिजनेस के लॉस को पूरा करना है। चाहे पार्टनर्स फिर ज्वाइंटली पे करें या फिर इंडिविजुअली पे करें, ये वो लोग डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग। पार्टनर जो रिस्क उठाते हैं एक बिजनेस को चलाने में, वो आपस में जितने पार्टनर्स होते हैं उतना उतना रेशो में बढ़ जाता है। और लॉसेस का भी सेम ही होता है कि अगर लॉस होता है तो उतने रेशो में बढ़ जाता है। अगर दो पार्टनर्स है तो आधा आधा प्रॉफिट भी बटेगा, आधा आधा लॉस भी बटेगा। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा लोग हैं तो उस केस में रेशोज होती हैं जिस हिसाब से वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त एग्री करते हैं कि हम इतने शेयर पे आपस में प्रॉफिट और लॉसेस को बांटेंगे।
इसलिए सब पार्टनर्स को पूरा रिस्क उठाना पड़ता है, इसमें किसी एक के ऊपर बात नहीं आती है। फोर्थ है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। अब जो पार्टनर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलकर ही डिसीजन लेते हैं एक बिजनेस में, क्योंकि वो पूरे साथ काम कर रहे हैं, मिलके डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो डिसीजन जो है वो हमेशा एक दूसरे की कंसेंट को लेकर ही किया जाएगा। कभी भी कोई एक अकेला पार्टनर, अगर 4 पार्टनर हैं और उसमें से किसी एक ने डिसीजन ले लिया तो वो नहीं माना जाएगा जब तक कि बाकी 3 की कंसेंट उसको ना मिल जाए। इसलिए जो भी एक्टिविटीज है पार्टनरशिप की वो हमेशा जॉइंट एफर्ट्स के थ्रू ही होगी, सबके एफर्ट्स उसमें होंगे। 4 हैं तो 4 पार्टनर्स के डिसीजन की कंसेंट हमें लेनी पड़ेगी। जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी कंसेंट जरूरी है। कोई भी अकेला पार्टनर अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले सकता। फिफ्थ है कॉन्टिन्यूटी। पार्टनरशिप में भी सेम सोल प्रोप्राइटर की तरह ही होता है कहीं ना कहीं कि कंटिन्यूटी जो होती है वो लैक होती है। क्यों? क्योंकि अगर 2 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर है, उसमें से किसी एक की डेथ हो जाती है या कोई रिटायर हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है या इनसैन हो जाता है, तो उस केस में बिजनेस को है जो वो एंड करना पड़ता है। लेकिन इसमें एक केस ये भी होता है कि अगर 3 पार्टनर्स हैं तो अगर उसमें से किसी एक की रिटायरमेंट हो गई या एक की डेथ हो गई या एक इंसॉल्वेंट हो गया, तो बाकी अगर 2 चाहें उस बिजनेस को कंटिन्यू करना तो वो कर सकते हैं, लेकिन उनको उसके लिए न्यू एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटर में तो ये था, साइड बाय साइड में आपको डिफरेंस भी समझाती जा रही हूँ। अगर आपको सोल प्रोप्राइटर समझना है तो आप मेरी पहली वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको उसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट मैं यहाँ पर आपको डिफरेंस भी क्लियर कर रही हूँ कि सोल प्रोप्राइटर में ये था क्योंकि एक सिंगल ओनर था, अगर उसे कुछ हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है या फिर उसको इनसैनी हो जाता है या फिर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस केस में उसको अपना बिजनेस बंद करना ही पड़ता है। लेकिन पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होता है कि अगर एक पार्टनर को कुछ हो जाता है तो आपको बिजनेस कहीं ना कहीं आपका बिजनेस खत्म होने के कगार पे आ जाता है। लेकिन बाकी अगर पार्टनर फिर भी चाहें कि वो अपना बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनको न्यू एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, उसके बेसिस पे वो अपना बिजनेस कंटिन्यू रख सकते हैं। सिक्स्थ है मेंबरशिप। जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं एक पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए वो 2 ही चाहिए। 2 लोगों से ही पार्टनरशिप होती है, 2 से कम में एक के साथ क्या पार्टनरशिप होगी, 2 लोग होने जरूरी हैं। और मैक्सिमम नंबर जो है वो बैंकिंग केस में तो 10 हो सकते हैं और अगर दूसरी एक्टिविटी है तो उसमें 20 हो सकते हैं। फिर आता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है? मतलब कि हर एक पार्टनर जो है ना वो एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। अब ये एजेंट और प्रिंसिपल कौन होते हैं? एजेंट वो होता है जो कि कोई काम करता है, जिसने कोई एक्ट किया है, और प्रिंसिपल वो होता है कि जिस एक पार्टनर ने जो एक्ट किया है उससे वो भी बाउंड हो गया है, तो उसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल्स। जैसे कि एक पार्टनर ने कोई एक्टिविटी करी, कोई कदम उठाया, तो उसके बेसिस पे जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो भी अफेक्ट होंगे। तो जो अफेक्ट हुए वो प्रिंसिपल्स कहलाएंगे और जिसने एक्ट किया वो एजेंट। जैसे कि म्यूचुअल एजेंसी का एक एग्जांपल लेते हैं कि एक XYZ जो है वो फर्म है, उसमें 3 पार्टनर्स हैं XYZ। अगर X ने कोई एक्ट किया, इसका मतलब X एजेंट है, और जो Y और Z है वो उससे बाउंड हो गए तो वो प्रिंसिपल्स है। अब अगर Y ने कुछ एक्ट किया है तो Y एजेंट हो गया और X और Z जो हुए वो प्रिंसिपल्स हुए, वो बाउंड हो गए उसके एक्ट से। ऐसे ही सेम Z के केस में अगर Z ने कोई एक्ट नहीं किया है या किया है तो वो एजेंट है और X और Y जो है वो प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि Z के एक्ट से वो दोनों बाउंड हो गए। तो म्यूचुअल एजेंसी हमें ये कहता है कि किसी भी एक पार्टनर के किसी भी एक्शन से, किसी भी एक्ट से बाकी जो और पार्टनर्स है वो बाउंड होते हैं। अगर एक पार्टनर ने गलती करी है तो उसका भुगतान सबको भुगतना पड़ेगा। अगर एक पार्टनर ने कुछ अच्छा काम किया है तो प्रॉफिट होगा, तो उसका बेनिफिट भी सभी पार्टनर्स को मिलेगा। तो इसे बोलते हैं हम म्यूचुअल एजेंसी। तो ये थे हमारे पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स। अब हम इसके मेरिट्स पढ़ेंगे, इसके फायदे क्या हैं। पार्टनरशिप के फायदे भी बहुत ज्यादा होते हैं, 1 बाय 1 करके समझते हैं। नंबर 1 है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अब एक पार्टनरशिप फर्म को आसानी से एक एग्रीमेंट साइन करके हम बना सकते हैं कुछ पार्टनर्स के बीच में। जब वो चाहें तब वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं
और वो उसमें पूरा रिस्क आपस में शेयर कर सकते हैं, करते हैं बल्कि, लेकिन उसमें कोई कंपल्जन नहीं होती कि आपको फर्म को रजिस्टर कराना ही कराना है। जैसे कि सोल प्रोप्राइटर में भी था कि हम वहां पे अपने फर्म को रजिस्टर नहीं कराते हैं, कुछ ही केस में होता है कि हमें लाइसेंस की जरूरत होती है, बट सोल प्रोप्राइटर में भी फर्म को रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है। ऐसे ही पार्टनरशिप में भी कोई कंपल्शन नहीं है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना होता है। और इसमें क्लोजर जो है वो बहुत इजी टास्क होता है, क्योंकि अगर एक पार्टनर को कुछ हो जाता है तो बाकी पूरी फर्म बंद हो सकती है, और अगर बाकी आपस में मिलकर डिसाइड कर लें कि अब हमें फर्म नहीं चलानी है तो वो इजीली अपनी मर्जी से उस फर्म को बंद कर सकते हैं। सेकंड है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। जो पार्टनर्स होते हैं वो आपस में मिलके डिसीजन लेते हैं। जैसे कि हमने कैरेक्टरिस्टिक में भी पढ़ा था कि अगर 4 पार्टनर्स काम कर रहे हैं और एक ने कोई डिसीजन लिया है तो वो अपनी मर्जी से उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता जब तक कि बाकी 3 की कंसेंट उसे ना मिल जाए। तो इसी वजह से हर एक, अगर जैसे 4 पार्टनर एक फर्म में काम कर रहे हैं तो वो अपने अपने एरिया में कहीं ना कहीं बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो जब हम 4 लोगों की राय लेते हैं तो हमें कुछ नए नए आइडियाज आते हैं, और इसमें एक इंडिविजुअल को ही फोर्स नहीं करा जाता कि वो सारी एक्टिविटीज खुद ही हैंडल करे। तो इससे क्या होता है कि बर्डन जो है काम का वो आपस में बढ़ जाता है और उससे गलतियां भी कम होती हैं। इससे क्या होता है कि डिसीजन जो होता है वो बैलेंस हो जाता है, हमेशा साउंड डिसीजन लिया जाता है। थर्ड है मोर फंड्स। एक पार्टनरशिप फर्म में जो है हर एक पार्टनर अपनी अपनी कैपिटल लगाता है, कुछ ना कुछ अमाउंट जो है हर एक पार्टनर इन्वेस्ट करता है। तो इससे क्या होता है कि एक बड़ा अमाउंट जो है, एक बड़ा अमाउंट एक बिजनेस में लग पाता है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में एक ही इंसान था जो अपनी कैपिटल लगाता था बिजनेस में। लेकिन यहाँ पर जितने पार्टनर्स होंगे उतनी ज्यादा कैपिटल लगेगी, क्योंकि हर पार्टनर को कैपिटल लगाना जरूरी है, तभी वो उस बिजनेस का पार्टनर माना जाएगा। फोर्थ है शेयरिंग ऑफ रिस्क। वही बात है कि रिस्क जो है, अगर एक पार्टनरशिप फर्म को करते वक्त जो भी रिस्क आएगा वो सारे पार्टनर्स आपस में शेयर करेंगे। इससे क्या होगा कि किसी एक पार्टनर के ऊपर बर्डन नहीं आएगा, कोई एक पार्टनर स्ट्रेस में नहीं चला जाएगा। जैसे कि सोल प्रोप्राइटर के केस में क्या था कि एक ही इंसान ओनर था तो उसको ही सारा रिस्क उठाना पड़ता था, तो उसको स्ट्रेस हो सकता था, उसको एंजाइटी हो सकती थी, उस पर ही पूरा बर्डन था। इनफैक्ट उसके प्राइवेट एसेट तक बिक सकते हैं अगर उसको कंपनी में, उसकी फर्म में कोई लॉस हो जाता है तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर रिस्क जो है पूरा पार्टनर्स में शेयर हो जाता है, सबको अपना अपना रिस्क खुद उठाना है। नेक्स्ट है सीक्रेसी। पार्टनरशिप फर्म में जनरली क्या होता है कि इसमें भी सोल प्रोप्राइटर की तरह ही होता है कि हमें अपने अकाउंट्स को लीगली पब्लिश करने की हमें जरूरत नहीं होती, कि हमें अपनी फर्म की बैलेंस शीट को हम दिखाएं या ना दिखाएं, ये हमारे ऊपर होता है। तो इससे क्या होता है, इससे भी कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है इंफॉर्मेशन की, वो पार्टनर्स के बीच में ही रहती है, उनके काम की, उनसे कहीं बाहर नहीं जाती है। तो फर्म की सीक्रेसी मेंटेन हमेशा रहती है इस केस में। तो ये थे आपके मेरिट्स, यानी कि फायदे एक पार्टनरशिप फर्म के। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पार्टनरशिप फर्म को करने के लिए सबसे पहला डीमेरिट जो है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, सेम एज सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे कि पार्टनरशिप में भी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। लाइबिलिटी जो है पार्टनर की वो जॉइंट होती है, वो इंडिविजुअली या फिर कलेक्टिवली आपस में लाइबल होते हैं फर्म के क्रेडिटर्स के प्रति। अगर फर्म के एसेट फर्म की लाइबिलिटी को मीट ना कर पाए तो फर्म के क्रेडिटर जो हैं उनसे पूरा अमाउंट एक पार्टनर्स के प्राइवेट एसेट से रिकवर कर सकते हैं, उनको अपनी प्राइवेट एसेट तक बेचने पड़ सकते हैं। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। बट हाँ, सोल प्रोप्राइटर से बेटर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपस में बढ़ जाता है। बट अगर 4 पार्टनर हैं और चारों को ही अपने प्राइवेट एसेट बेचने पड़ गए तो नुकसान चारों को ही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब डीमेरिट है, बहुत नुकसान वाली बात है। सेकंड है लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर हम देखें तो सेम सोल प्रोप्राइटर वाले डिसएडवांटेज यहाँ पर गिवन है।
सेकेंड है लिमिटेड रिसोर्सेज, जिसमें क्या होता है कि कई बार नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होते हैं वो कम होते हैं, जैसे 2 हो गए या 3 हो गए। तो उस केस में क्या होता है कि हम लार्ज स्केल पे बिजनेस नहीं कर सकते अपना, क्यों? क्योंकि पार्टनर्स कम है, तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। तो इसलिए पार्टनरशिप फर्म जो है, कई बार हम जब उसको लार्ज स्केल पे कर ही नहीं पा रहे, तो हम उसको एक्सपैंड कैसे कर पाएंगे? तो इस वजह से हमें प्रॉब्लम आएगी। तो कहीं ना कहीं फिर हमारा बिजनेस जो है वो छोटे स्तर पर ही रह जाता है, हम उसको बड़े स्केल पे नहीं लेके जा पाते, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हाँ, एक्सेप्शन है कि अगर पार्टनर्स ज्यादा हैं तो इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा होगा, रिसोर्सेज हमारे पास अच्छे खासे होंगे, तो हम उस केस में उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। बट यहाँ पर मेनली पार्टनर्स हमेशा 2 या 2, 3, 4 ही होते हैं, मेनली ऐसा देखा गया है। तो उस केस में रिसोर्सेज जो है वो बहुत लिमिटेड होते हैं और बिजनेस जो है वो लार्ज स्केल पे नहीं जा पाता है। थर्ड है आपका पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अब देखो, एक पार्टनरशिप में बहुत सारे ग्रुप में लोग काम कर रहे होते हैं, जहां पे सबको डिसीजन अपने लेने पड़ते हैं और डिसीजन के लिए दूसरे पे कहीं ना कहीं पार्टनर्स डिपेंड भी होते हैं, क्योंकि उनके अकेले के डिसीजन नहीं माने जाएंगे। तो क्या होता है, अब 4 पार्टनर हैं तो चारों की जो ओपिनियंस है वो अलग अलग होंगी, सबकी सेम नहीं होंगी। तो उस केस में क्या हो सकता है कि अगर 3 पार्टनर्स ने एक पार्टनर की नहीं सुनी, तो कहीं ना कहीं उनमें डिस्प्यूट हो जाएगा, उनमें लड़ाई हो जाएगी, उससे इश्यूज खड़े हो जाएंगे। तो एक का डिसीजन जो है वो सब पे भारी पड़ेगा। अगर 4 पार्टनर्स में से एक ने अपना डिसीजन पूरी तरीके से कहा कि नहीं, मैं तो यही डिसीजन लूंगा, तो उसका जो हर्जाना है वो बाकी 3 को भी भुगतना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि डिसीजन जो होता है ना, वो वाइज डिसीजन नहीं हो पाता है, उससे फाइनेंशियल लॉसेस भी हो जाते हैं, उससे कई बार बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। अगर एक ऐसा भी केस होता है कि पार्टनर जो है वो फर्म को छोड़ना चाहता है, तो उससे क्या होगा, पार्टनरशिप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि आप ओनरशिप पार्टनरशिप में ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर पार्टनरशिप में जो ओनर है वो आप किसी और को नहीं दे सकते। जैसे कि हम 4 पार्टनर हैं, 4 में से अगर किसी एक ने फर्म को छोड़ना है, तो वो अपनी ओनरशिप किसी और को, अपनी फैमिली में से या किसी और को नहीं देके जा सकता। वो छोड़ के गया, दैट मीन्स उसकी जगह कोई और पार्टनर नहीं आ सकता। पार्टनरशिप में ये पॉसिबल नहीं है। तो डिफरेंस जो है ना ओपिनियन में, वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं पार्टनर्स के बीच में। तो ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। जैसा कि अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो सकती है अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है या रिटायरमेंट हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट का मतलब है कि दिवालिया निकल जाना। तो उस केस में पार्टनरशिप जो है वो बंद हो सकती है। लेकिन अगर पार्टनर्स चाहें, जो रह जाते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स, अगर चाहें कि वो उस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो दोबारा से एग्रीमेंट साइन करेंगे और फिर अपना पार्टनरशिप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे जो है वो लैक ऑफ कंटिन्यूटी होती है। अब है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो लीगली तो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पब्लिश नहीं करती है, किसी भी न्यूज़पेपर में या फिर पब्लिकली न्यूज में नहीं दिखाती है। तो किसी भी मेंबर के लिए ये जानना बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि एक्चुअली में उसकी पार्टनरशिप फर्म की फाइनेंशियल स्टेटस है क्या। अगर कोई इंसान उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहे, तो उससे उसको पूरी तरीके से प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो जनरली जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है वो पार्टनरशिप फर्म जो है वो पूरी तरीके से गेन नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि लीगली तो वो अपने शेयर, अपने अकाउंट्स को पूरी तरीके से नहीं दिखा रहे हैं किसी भी पब्लिक में। तो इसलिए पब्लिक का कॉन्फिडेंस जो वो पूरी तरीके से नहीं जीत पाते हैं। ये थे हमारे कुछ डीमेरिट्स, जो कि हम कहीं ना कहीं हमने फीचर्स में भी पढ़े हैं। तो किसी भी फर्म को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें चॉइस बहुत जरूरी है कि हम किस चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करें, किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करें, जिससे कि हमारा बिजनेस जो है वो एक्सपैंड भी हो पाए और बहुत अच्छे से हमारा ग्रो भी कर पाए। तो ये थे हमारे पार्टनरशिप के बारे में फीचर्स, लिमिटेशंस और मेरिट्स। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं,
कि हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम आपको यूट्यूब पे ही प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपको किसी भी चैप्टर के क्लास 11th हो चाहे 12th हो बिजनेस स्टडीज के नोट्स चाहिए या फिर आपको वीडियो लेसन चाहिए या दोनों ही चाहिए, तो आप नीचे दिए गए ईमेल पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको वो चीजें प्रोवाइड करवाएंगे। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पार्टनरशिप क्या है। नेक्स्ट में हम थोड़ा पार्टनरशिप के बारे में ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा पार्टनरशिप और डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए जिससे कि सबका बेनिफिट हो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक पार्टनरशिप के ही एक नए टॉपिक के साथ।